महिलाओं के लिए यहाँ निर्मला सीतारमण जी बहुत बातें करके चले गए। मैं पूरे आदर और सम्मान के साथ कहूंगा कि अगर कांग्रेस का नाम जब लिया गया तब उन्हें रोक देते, मैं भी चुप रहता। मैंने अपने वाणी पर इनका नाम नहीं आने दिया होता। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अगले वर्ष 100 साल हो गए। पुरुषों के अलावा महिला वहां पर सदस्य नहीं बन सकती। स्वयंसेवक सिर्फ पुरुष ही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में राष्ट्र से मैडम, आई हैव द राइट टू से if anybody is going to attack the Congress party and if they are going to think that we are not going to rebut, then that is absolutely wrong. भारत के स्वाधीनता के संग्राम में जो आज सत्ता दल में बैठे हैं उनका दूर दूर तक के कोई संबंध नहीं था। लेकिन आज जिस तरह से वो यहाँ पर अपनी बात कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि संविधान भी उन्होंने ही बनाया, भारत की आजादी भी उन्होंने ही हासिल करी। भारतीय जनता पार्टी का आज तक के कोई महिला का नेतृत्व हमने देखा है क्या? यहाँ मां की लाश जो मुल्क की प्रधानमंत्री थी, वहां पूरी छाती छलनी हुई पड़ी हुई थी और राजीव गांधी निकले दिल्ली के सड़कों पर, जहां दंगे भड़के थे वहां पर शांत करने के लिए। यहां इतना ही नहीं, निर्मला जी ने यहां पर, इंदिरा जी वहां पर पहुंचे और चंद्रशेखर जी के साथ वहां पर बात करने लगी कि हम पंजाब के हालात को कैसे सुधारेंगे। आप क्या बात कर रहे हैं? पहले इतिहास को जानने की कोशिश करो। भारत के संविधान के निर्माण में जो आज सत्ता दल में बैठे हैं उनका दूर दूर तक के कोई संबंध नहीं था। भारत के स्वाधीनता के संग्राम में जो आज सत्ता दल में बैठे हैं उनका दूर दूर तक के कोई संबंध नहीं था। लेकिन आज जिस तरह से वो यहाँ पर अपनी बात कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि संविधान भी उन्होंने ही बनाया, भारत की आजादी भी उन्होंने ही हासिल करी। मुझे खुशी हुई कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के लिए कुछ अच्छे बोल उन्होंने यहाँ पर किए हैं। मुझे इस बात की भी खुशी हुई कि सरदार पटेल का नाम भी यहाँ पर बड़े सम्मानजनक तरीके से सत्ता दल के साथियों ने यहाँ पर लेने का काम किया। लेकिन मुझे इस बात की हैरत हुई कि देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के संदर्भ में जब उन्होंने अपनी बात कही, चाहे वो निर्मला सीतारमण जी हो, चाहे जिस ढंग से हरदीप पुरी जी ने अपनी बात कही, उससे मुझे इस बात की हैरत हुई कि नेहरू जी के बारे में इतनी घृणा और इतने द्वेष भरे विचार सत्ता दल में क्यों इस तरह से नजर आते हैं। क्या जवाहरलाल नेहरू ने बहुत बड़ा अपराध किया था कि स्वाधीनता के संग्राम में उन्होंने 9 साल से अधिक का समय भारत की जेलों में काटा? क्या जवाहरलाल नेहरू का यह अपराध था कि 1929 को लाहौर में रावी के तट पर उन्होंने रात के अंधेरे में भारत का ध्वज वहां पर लहराया और इस बात का ऐलान किया कि अब हम पूर्ण स्वराज के लिए तैयार है, अब हमारा संघर्ष पूर्ण स्वराज हासिल किए बगैर रुकेगा नहीं? क्या जवाहरलाल नेहरू का यह अपराध था कि यहीं बगल में सेंट्रल हॉल में उन्होंने 13 दिसंबर 1946 का संविधान सभा में ऑब्जेक्टिव्स का रेजोल्यूशन रखा? क्या जवाहरलाल नेहरू का यह अपराध था क्या कि भारत के निर्माण में, एक आधुनिक भारत के निर्माण में उन्होंने नींव रखी? मैं समझता हूं ये सारा द्वेष, ये सारी नफरत जवाहरलाल नेहरू जी के प्रति वो इसलिए है क्योंकि जब भारत का विभाजन हुआ, इस्लाम के नाम पर जब पाकिस्तान बना, तो हिंदुस्तान में भी कोई हिंदू पाकिस्तान निर्माण करने के पक्षधर थे, जिसके खिलाफ में जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पूरी ताकत झोंक दिया। क्या ये कभी हिंदुस्तान भूल सकता है? क्या कभी हिंदुस्तान ये भूल सकता है कि विभाजन के दिनों में 5 लाख से अधिक लोगों की मौत हुई,
60 लाख से अधिक लोग विस्थापित हुए, लेकिन वहां पर देश के प्रधानमंत्री प्रथम अपने तमाम साथियों के साथ, सरदार पटेल, मौलाना आजाद, राजेंद्र प्रसाद, इन तमाम साथियों के साथ भारत में शांति बनाने का काम कर रहे थे। 500 से अधिक प्रिंसली स्टेट्स थे, उनको भारत के साथ जोड़ना था। कश्मीर के क्या हालात थे, यहां पर हरदीप पुरी जी जिस तरह से बात कर रहे, ऐसा लगता है इतिहास से इनका कोई सरोकार नहीं रहा। कश्मीर के हालात चिंताजनक हो गए थे, और ऐसे हालात में जवाहरलाल नेहरू और देश की पहली सरकार ने जो फैसले किए, मैं समझता हूं कि बड़े सम्मान से हमने उनकी यहां पर याद करने की आवश्यकता है। लेकिन सत्ता दल से कोई बहुत ज्यादा उम्मीद करना मैं नहीं समझता हूं कि मुनासिब होगा। संविधान सभा में 299 सदस्य थे, 70 रजवाड़ों के और 208 ये कांग्रेस पार्टी के। बचे 21 सदस्य या अन्य दूसरे दलों के थे, जिसमें सीपीआई भी था और जिसमें शेड्यूल कास्ट फेडरेशन भी था। शेड्यूल कास्ट फेडरेशन से डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर संविधान सभा में आए थे, और संविधान सभा में आने के बाद कांग्रेस पार्टी का संविधान सभा में पूर्ण बहुमत रहने के बाद, स्वाधीनता के आंदोलन का नेतृत्व करने के बाद जिस तरह की स्थिति थी, उस समय संविधान सभा ने यह फैसला किया कि हम बहुमत और अल्पमत देखेंगे नहीं, हम ये देखेंगे कि किसमें क्या काबिलियत है, और हिंदुस्तान के निर्माण में हम उनका पूरा का पूरा उपयोग करेंगे। जब 29 अगस्त 1947 को मसौदा समिति की घोषणा हुई, तो वहां पर डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के एकमात्र सदस्य वहां पर उस समिति के अध्यक्ष करके चुने जाते हैं। बाबा साहब अंबेडकर जब 25 नवंबर 1939 को संविधान सभा में हुए संविधान पर जो बहस चली थी, उसका जवाब देते हुए कहते कि संविधान सभा में आने के पीछे मेरा बड़ा मर्यादित उद्देश्य था, और वो उद्देश्य था कि अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों के अधिकारों की मैं रक्षा करूं। मुझे तब आश्चर्य हुआ जब मसौदा समिति पर मुझे सदस्य करके चुना गया, और मुझे तब और भी आश्चर्य हुआ जब मसौदा समिति का मुझे अध्यक्ष चुना गया। बाबा साहब अंबेडकर के ये बोल है। बाबा साहब अंबेडकर की जो क्षमता थी, जो बुद्धिमत्ता थी, जो विद्वत्ता थी, जो पूरे दुनिया भर का ज्ञान उन्हें प्राप्त था, और एक समाज के किनारे पर खड़े हुए व्यक्ति को जिन्होंने अपने काबिलियत से दुनिया में नाम कमाया था, उसका उपयोग हमारे संविधान बनाने में संविधान सभा ने पूरी तरह से किया। अंग्रेज क्या कहते थे? अंग्रेज कहते थे कि हिंदुस्तान राष्ट्र नहीं बन सकता। हिंदुस्तान ये एक भौगोलिक अभिव्यक्ति है, जियोग्राफिकल एक्सप्रेशन है, ये कभी राष्ट्र नहीं बन सकता। इतनी भाषा है, इतनी रीति रिवाज, इतने धर्म, लेकिन हमारा स्वाधीनता आंदोलन ये इंक्लूसिव था, ये सेकुलर था, ये प्रो पुअर था। ये आंदोलन तमाम लोगों को साथ में लेकर हिंदुस्तान के निर्माण के काम में लगा था। कोई ऑर्डर नहीं Mr. Jangra, this is his maiden speech. मैडम, ये मेडन स्पीच है। This is his maiden speech. Maiden. He's speaking. This is maiden speech. बोलिए। ये जो सूचना दे रहे हैं, बोलने दो पता जी, बोलने दीजिए। वो उनकी मेडन स्पीच है। मैडम, आप उसके बाद बोलिए। आप उसके बाद बोलिएगा। उनकी पहली स्पीच है, आप उसके बाद बोलिए। आप मेडन स्पीच के बीच में आपने इसको पकड़ो पहले। मेडन स्पीच में इंटरप्शन कर रहे हैं आप। मैडम, आप बैठिए, 2 मिनट बैठिए। आप 2 मिनट बैठिए। आप बैठिए 2 मिनट, जांगड़ा साहब।
सर बोलिए सर. Yes, yes. Please continue. Please continue, Mr. Pasnik. Mr. Pasnik, I will allow him then. सर मेरे स्पीच में इंटरप्शन, दिस इज रॉन्ग. और वो भी हरियाणा रूल्स प्रोसीजर को लेकर के और गलत चीज है. उनको वो तो मालूम है क्या रूल्स. हाँ, मैं तो समझता था कि आपका पूरा संरक्षण मुझे मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा व्यवधान इसमें जरूर हुआ. आपको संरक्षण पूरा मिला है, तभी आप बोल रहे हैं. बोलिए. तो बाबा साहब अंबेडकर का भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा ने पूरा उपयोग किया. उस समय के यूरोप में क्या था? भाषा के नाम पर, धर्म के नाम पर आधुनिक राष्ट्रों का निर्माण हो रहा था. फ्रांस हो, जर्मनी हो, इटली हो. भारत का स्वाधीनता का आंदोलन अपने आप में एक अनोखा था. ऐसा दुनिया में उस दरमियान नहीं हो रहा था. हमारे स्वाधीनता संग्राम के नेताओं ने यह तय किया कि भारत अगर गुलामी से मुक्त करना है तो ये किसी एक धर्म के लोगों के लिए नहीं रहेगा, ये तमाम लोगों के लिए रहेगा. ये समाज में उन लोगों के लिए भी रहेगा जो समाज में आज अस्पृश्य करके जाने जाए हैं और छुआछूत के शिकार होते हैं. ऐसे लोगों के लिए भी हिंदुस्तान आजाद बनेगा. महिलाओं के लिए यहां निर्मला सीतारमण जी बहुत बातें करके चले गए. निर्मला सीतारमण जी ने महिलाओं के बारे में. One minute. This is his maiden speech. Please allow him to speak. Please. बैठ जाओ. हाँ जी. कोई पता नहीं, खड़े हो Please carry on, Mr. Pasnik. निर्मला सीतारमण जी ने महिलाओं के बारे में बहुत सी बातें यहां पर कही कि किस तरह के कानून यहां पर सत्ता दल ने पिछले दिनों में लाए. बहुत अच्छी बात है. महिलाओं के लिए आरक्षण मिले, ये तो हमारा भी यही ख्याल रहा है. इस पर हमने भी काम किया है. अगर आप करेंगे तो हम पूरी तरह आपके साथ रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती. लेकिन भारतीय जनता पार्टी का आज तक के कोई महिला का नेतृत्व हमने देखा है क्या? राष्ट्रीय स्तर पर आज तक के हमने नहीं देखा कि कोई भारतीय जनता पार्टी की महिला भारतीय जनता पार्टी की अध्यक्ष बनी हो. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो जहां से इनकी पूरी वैचारिक धरोहर है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में जिसके अभी अगले साल 100 साल पूरे हो गए, क्या आपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कोई सरसंघ चालक महिला को देखा है क्या? आज तक नहीं. कॉन्स्टिट्यूशन पे बोलिए. प्लीज स्पीक ऑन द सब्जेक्ट. मैडम, आई हैव द राइट टू से if anybody is going to attack the Congress party and if they are going to think that we are not going to rebut, then that is absolutely wrong. मैं आपसे पूरे आदर से सम्मान के साथ कहूंगा. मैडम, मैं पूरे आदर और सम्मान के साथ कहूंगा कि अगर कांग्रेस का नाम जब लिया गया तब उन्हें रोक देते, मैं भी चुप रहता. मैंने अपने वाणी पर इनका नाम नहीं आने दिया होता. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अगले वर्ष 100 साल हो गए. पुरुषों के अलावा महिला वहां पर सदस्य नहीं बन सकती. स्वयंसेवक सिर्फ पुरुष ही है. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में राष्ट्र सेविका करके एक अलग उनका एक संस्था है. ये इसमें कॉन्स्टिट्यूशन का कोई महिलाओं के बारे में मैं नहीं समझता हूं. कांग्रेस पार्टी में एनी बेसेंट से लेकर तो सरोजनी नायडू से लेकर वो तमाम अध्यक्ष हमने स्वाधीनता से पहले देखा और उसके बाद भी. जवाहरलाल नेहरू ने जिस तरह से भारत की नींव रखी और जिस तरह से हमारे संविधान सभा ने, जिसमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की एक अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका रही है, मैं बड़े गौरव के साथ, बड़े अभिमान और शान के साथ कह सकता हूं कि भारत जो आज भी आजाद है, भारत जिसकी आज भी एकता बनी है,
आज इस संविधान के वजह से वो सभी मुमकिन हुआ है, अन्यथा इतनी भाषाएं, इतने रीति रिवाज, इतने धर्म मैं नहीं समझता हूं कि इतने मजबूती से आगे बढ़ पाते। हमें बड़ा गौरव है कि आज सबसे बड़ा लोकतंत्र करके हम दुनिया में अपनी जगह पाए हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि अगर हम भारतीय संविधान के रास्ते पर चलते रहेंगे तो हम और अधिक मजबूत होंगे और अधिक हम दुनिया में अपना नाम रोशन करने में कामयाब होंगे। यहां राजीव जी के बारे में बात कही कि किस तरह से वहां पर इंदिरा जी की हत्या होने के बाद स्थिति पैदा हुई। यहां इंदिरा गांधी जी का शव रखा है। कोई गिन भी लेता कि इंदिरा गांधी जी के छाती पर कितनी गोलियां झेलनी पड़ी थी। कोई यह भी कह देता था कि उस समय के क्या हालात थे जिसमें इंदिरा गांधी को कठोर फैसले करने पड़े थे। यहां मां की लाश, जो मुल्क की प्रधानमंत्री थी, वहां पूरी छाती छलनी हुई पड़ी हुई थी और राजीव गांधी निकले दिल्ली के सड़कों पर, जहां दंगे भड़के थे, वहां पर शांत करने के लिए। यहां इतना ही नहीं, निर्मला जी ने यहां पर देखिए, शेखर जी ये आपके पिता थे। राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में जब संजय गांधी का शव वहां पर पहुंचा था, इंदिरा जी वहां पर पहुंचे और चंद्रशेखर जी के साथ वहां पर बात करने लगी कि हम पंजाब के हालात को कैसे सुधारेंगे। आप क्या बात कर रहे हैं? पहले इतिहास को जानने की कोशिश करो। निर्मला जी ने यहाँ पर मैं आपका संरक्षण चाहूंगा। निर्मला जी ने यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट अमेंडमेंट को लेकर बात कही। पहला जो अमेंडमेंट लाया गया, जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, निश्चित उनकी जिम्मेदारी थी। वहां पर ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन, वहां पर वो जब पेश कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, तो क्या कहते, स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस में कि द सिटीजन्स राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन गारंटीड बाय आर्टिकल 19(1)(a has been held by some courts to be so comprehensive as not to be culpable even if he advocates murder and other crimes of violence. In other countries with written constitutions, freedom of speech and of press is not regarded as debarring from punishment or preventing abuse of this freedom. आगे में वो पूरा इसका विस्तार से वहां पर ऑब्जेक्ट्स रखते हैं। Please conclude, your time is over. डॉक्टर अंबेडकर भी 2 घंटे पूरा ये अमेंडमेंट के समर्थन में अपनी बात रखते हैं और नेहरू जी ने जो भूमिका रखी उसका पूरा समर्थन करते हैं। हमने 15(4) लाया 51 में, हमने 2006 में 15(5) लाया, जिसके जरिए दलित, आदिवासी और पिछड़े समाज के लोगों को प्राइवेट एंड पब्लिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में हमने आरक्षण दिया है। आगे हमारा प्रयास रहेगा कि हम 50% आरक्षण की जो मर्यादा सुप्रीम कोर्ट ने दलित, आदिवासी, पिछड़ों पर रखी है, उसको अलग करके और अधिक सुविधा हम इन वर्गों को उपलब्ध करा दें। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।